नमस्कार दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के रहने वाले और गुजरात कॉडर के 1988 बैच के आईएएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ने सभी को चौंका दिया है। अचानक अरविंद कुमार शर्मा ने सरकारी नौकरी को छोड़ने के पीछे एक सोची समझी राजनीति बताई जा रही है। यूपी में विधान परिषद चुनाव की घोषणा होते ही अरविंद शर्मा द्वारा वीआरएस लेना ये कोई योगायोग नहीं हो सकता है तथा भाजपा के अंदर खाने के लोग अरविंद को यूपी में विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना जता रहे हैं। गुजरात से छपने वाले एक दैनिक अखबार ने अरविंद शर्मा को योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाए जाने संबंधी खबर प्रकाशित की है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में भाजपा का अंदरूनी राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। हालांकि भाजपा से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी किसी जातीय गणित के लिहाज से किसी दलित नेता को योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद देने की वकालत कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के रानीपुर विकास खंड अंतर्गत काजाखुर्द गांव के रहने वाले शिवमूर्ति राय व शांति देवी के बड़े बेटे अरविंद कुमार शर्मा का जन्म वर्ष 1962 11 अप्रैल को हुआ था। अरविंद शर्मा के पिता रोडवेज में ट्रैफिक इंस्पेक्टर और माता गृहिणी थी। 3 भाइयों में सबसे बड़े अरविंद बचपन से ही मेधावी थे। शुरुआती शिक्षा गांव के ही प्राइमरी विद्यालय से लेने के बाद उन्होंने डीएवी इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट तक की अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने स्नातक के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुख किया। यहाँ से ही राजनीतिक शास्त्र में परास्नातक पाठ्यक्रम में टॉप किया। उसके बाद फिर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने ली। उसके बाद वहां से ही उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने राजनीतिक शास्त्र विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी शुरू की। सिविल सेवा में जाने का सपना देखने वाले अरविंद ने अध्यापन के साथ साथ अध्ययन पर भी बहुत खूब मेहनत की। तीसरे प्रयास में ही वर्ष 1988 में अरविंद का चयन गुजरात कॉडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हो गया। एसडीएम पद पर उनकी पहली तैनाती 1989 में हुई। वह वर्ष 1995 में मेहसाना के कमिश्नर बने। अरविंद ने मेहनत और कर्मठता से अपनी अलग ही पहचान बनाई। वर्ष 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली तो जिन ईमानदार नेताओं को अपने कार्यालय में तैनात किया उनमें अरविंद शर्मा मुख्य थे। अरविंद शर्मा को सचिव मुख्यमंत्री का पद मिला और वर्ष 2013 में उनको पदोन्नति कर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई। नरेंद्र मोदी जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने तो अरविंद को भी उन्होंने अपने साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में लाया था। जून 2014 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव बना दिया गया। 11 जनवरी को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। वर्तमान में अरविंद शर्मा लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय में सचिव पद पर तैनात थे। शर्मा ने 11 जनवरी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। इसके बाद से गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक का राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि अरविंद शर्मा की दूसरी पारी राजनीतिक क्षेत्र में शुरू हो सकती है। अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मऊ में अरविंद शर्मा के परिवार वाले इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन उनके गांव काजाखुर्द के पूर्व प्रधानाध्यापक राम सहेनी राय कहते हैं कि हम सबको अरविंद की प्रतिभा पर पूरा भरोसा है। वीआरएस लेने से पहले उन्होंने निश्चित तौर पर कुछ ऐसा जरूर सोचा होगा जिससे फिर से उनके मित्रों व गांव को गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा। आपको बता दे तो नवंबर में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें लगाई जा रही है। विधायकों की संख्या के आधार पर यूपी में मंत्रिमंडल में 60 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में योगी मंत्रिमंडल में कुल 54 सदस्य है। इनमें 23 कैबिनेट मंत्री है, 9 राज्य मंत्री है जो स्वतंत्र प्रभार है और 22 राज्य मंत्री है। और विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार करके कुछ नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिनमें अरविंद शर्मा प्रमुख माने जा रहे हैं। हालांकि अरविंद शर्मा के यूपी की राजनीति में उतरने की बाबत कुछ भी कहने से भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी बच रहे हैं।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 12 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी यानी कि सपा की ओर से पूर्व मंत्री अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। सीटों के लिहाज से समाजवादी पार्टी के खाते में एक सीट आराम से आ जाएगी, लेकिन दूसरी सीट के लिए उसे मशक्कत जरूर करनी पड़ सकती है। उधर बसपा ने भी 2 विधान परिषद के फॉर्म खरीदे हैं। ऐसे में एक सीट के लिए समाजवादी पार्टी और बसपा में अच्छी खींचतान देखने को मिलेगी। आपको बता दे तो बीजेपी 10 सीटें जीतने की स्थिति में है, इसलिए उन्होंने सिर्फ 10 फॉर्म ही खरीदे हैं। यानी 12 में से 11 सीटों में कोई मुकाबला नहीं होगा, जबकि एक सीट पर समाजवादी पार्टी और बसपा आमने सामने हो सकती है। दोस्तों, यूपी के विधानसभा में फिलहाल बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल को मिलाकर 319 विधायक है। समाजवादी पार्टी के 48 सदस्य है। बसपा के 18 सदस्यों में से 5 ने बीते नवंबर में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद पार्टी से बगावत कर दी थी। बसपा ने अपने बागी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर रखी है, जबकि रामवीर उपाध्याय को पार्टी ने सदस्यता से निलंबित कर रखा है। इस लिहाज से पार्टी सदस्यों की संख्या 10 के करीब मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस के 7 विधायकों में से 2 बागी रुख अपनाए हुए हैं, जिसके चलते 5 ही विधायक पार्टी के साथ है। अभी 12 सीटों के लिए हो रहे विधान परिषद चुनाव में एक एमएलसी सीट पर जीतने के लिए करीब 32 मतों की जरूरत होगी। 309 विधायकों के साथ बीजेपी आसानी से 9 सदस्यों को भेज सकती है। इसके बाद भी बीजेपी के पास 21 वोट प्रथम वरीयता के आधार पर बचेंगे। ऐसे में बीजेपी अपने सहयोगी अपना दल के 9 विधायकों के समर्थन से 10वीं सीट पर भी आसानी से जीत दर्ज कर सकती है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा 48 विधायक होने के नाते उसे भी विधान परिषद में एक सीट जरूर मिल जाएगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के पास 16 विधायक बचेंगे। अगर बसपा की ओर से भी प्रत्याशी उतारे जाते हैं तो दोनों के बीच अच्छी टक्कर हो सकती है। हालांकि सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि वह बसपा के साथ ही दूसरे दलों के कुछ असंतुष्ट विधायकों का समर्थन हासिल करके अपनी सीट जिता लेगी। एनीवे दोस्तों, अब तक के लिए तो उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव को लेकर बस इतना ही। अब तो हमें आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सी पार्टी के कितने विधायक चुन के आए हैं। तब तक के लिए हमें और कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। एनीवे दोस्तों, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।